जितने टाइम अजीत डोभाल पाकिस्तान में रहे बहुत सारे ऑपरेशन में इंडिया की हेल्प हुई और इस पूरे टाइम जब ये पाकिस्तान में रहे तो ये 2 बार पकड़े भी गए थे। एक बार ये इस्लामाबाद की फेमस औलिया की जो मजार थी वहां जा रहे थे तो एक आदमी ने रोक के इनके कान की पियर्सिंग को लेके पूछा था। दूसरा, लाहौर में कवाली सुनते टाइम एक आदमी ने इनको बोला था कि तुम्हारी नकली दाढ़ी गिरने वाली है। तो ये 2 इंसिडेंट हुए थे और बाकी टाइम ये बैक टू बैक अपने इंटेल प्रोवाइड करते थे। अजीत डोभाल पाकिस्तान के अंदर करीब 6 से 7 साल रहे थे, जिसमें से कुछ टाइम इन्होंने स्पाई बन के इंटेल भी निकाले। जैसे पाकिस्तान के कहूटा की जो लेबोरेटरी में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था तो उस एरिया में ये बेगर बन के घूमते थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि इस टाइम पे इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अब इसको देख के पाकिस्तान जो था वो फ्रांस और चाइना की मदद से न्यूक्लियर टेस्ट के लिए अपना काम स्टार्ट करता है। लेकिन फ्रांस जो था उसको थोड़े टाइम बाद पता चल जाता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट प्लान कर रहा है, तो फ्रांस पीछे हट जाता है। लेकिन चाइना पीछे नहीं हटता है और इसी टाइम पे पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स थे वो बैक टू बैक न्यूक्लियर टेस्ट के रिगार्डिंग नॉर्थ कोरिया भी जानने लगे थे। तो इसके बारे में जब इंदिरा गांधी जी को पता चलता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट की प्लानिंग कर रहा है तो इंदिरा गांधी ने आरएनएडब्ल्यू और आईबी की टीम को बुला के टास्क दिया कि पाकिस्तान ये जो कर रहा है इसका पता लगा के कैसे भी करके इसको रोको। और फिर इसके बाद बिना टाइम खराब करे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी ये अपने सीक्रेट एजेंट्स को पाकिस्तान और चाइना भेजना स्टार्ट कर देती हैं। उस टाइम पे एजेंट्स को जब भेजा जाता था तो उनको इंडियन एम्बेसी में वैकेंसी दिखा के बुलाया जाता था। तो अजीत डोभाल जो थे उनको भी पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी का फर्स्ट सेक्रेटरी बना के पाकिस्तान में भेजा गया था। अब इसके बाद इंडिया के अंदर भी बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी। भिंडर वाले इंसिडेंट को लेके ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था और जिस तरीके से गोल्डन टेंपल का नुकसान हुआ था इसको लेके सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। गवर्नमेंट बैकफुट पे थी, इंदिरा गांधी जी की जान जा चुकी थी और इससे पहले की गवर्नमेंट को समझ पाती कुछ ही टाइम बाद ईयर 1988 में दोबारा से सेम इंसिडेंट होता है। जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पे हुआ था कि मिलिटेंट्स गोल्डन टेंपल के अंदर पहुंच गए थे, ठीक वैसे ही दोबारा ईयर 1988 में खालिस्तानी कमांडो फोर्स, भिंडर वाले टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान, बब्बर खालसा के मिलिटेंट गोल्डन टेंपल के रूम नंबर 14 में आके बैठ गए थे। और इस बार मिलिटेंट्स को पता था कि गवर्नमेंट अंदर घुस के ऑपरेशन नहीं कर सकती क्योंकि इससे पहले जो उसने ऑपरेशन किया था उसको लेके उसको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो इस टाइम पे राजीव गांधी पीएम थे, वो दोबारा से कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे और उन्होंने कहा ये जो मिलिटेंट्स टेंपल के अंदर घुस गए इनको कैसे भी करके निकालना है, सिचुएशन को कंट्रोल में करना है, लेकिन कोई भी गोल्डन टेंपल के अंदर नहीं जाएगा, ना ही कोई अटैक करेगा। तो इधर ये जो सारी चीजें चल रही थी इसी टाइम पे अजीत डोभाल जो थे वो पाकिस्तान में थे और वो सारे इंटेल जो पंजाब से रिलेटेड थे वो बैक टू बैक पंजाब में जो एजेंसीज लगी हुई थी उनको भेज रहे थे। तो फिर जब ये डिसाइड होता है कि यहाँ पे इन लोगों को निकालना है, एक ऑपरेशन करना है, तो अजीत डोभाल को वापस बुलाया जाता है और जो पूरा ऑपरेशन था इसका हेड केपीएस गिल और अजीत डोभाल को बनाया जाता है और इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लैक थंडर नाम दिया जाता है। गोल्डन टेंपल के चारों तरफ जो सीआरपीएफ थी उन्होंने घेर रखा था, पोजीशन ले रखी थी, लेकिन आगे करना क्या है ये किसी को नहीं पता था। तो अब अजीत डोभाल क्या करते हैं, रिक्शे वाले का गेटअप लेके गोल्डन टेंपल के आसपास घूमने लगते हैं। बैक टू बैक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है गोल्डन टेंपल के पास में जाके वो सारी लेते रहते हैं। अब इसके कुछ दिन बाद अजीत डोभाल डिसाइड करते हैं कि गोल्डन टेंपल के अंदर जाए बिना ये जो ऑपरेशन है, ये जो डिफिकल्ट ऑपरेशन है, इसको पूरा करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि अंदर जाए बिना, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करे बिना ये ऑपरेशन पूरा नहीं हो सकता। अब क्योंकि वो पाकिस्तान में पहले से ही रह चुके थे, उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, वहां का लहजा बहुत अच्छा था, तो वो अंदर जाते हैं, मिलिटेंट से जाके बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि उनको पाकिस्तान की आईएसआई ने भेजा है उनकी मदद करने के लिए। कई सारी चीजों पे मल्टीपल बात करने के बाद वो मिलिटेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं कि वो पाकिस्तान से ही हैं और अंदर जाने के बाद वो उल्टा मिलिटेंट्स को बताते हैं कि इस पोजीशन पे ऑफिसर्स खड़े हैं और इस बार गवर्नमेंट बुरी तरीके से डरी हुई है और इस बार ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सारी डिटेल जब उनको पता चल रही थी मिलिटेंट्स को तो वो बहुत खुश होते हैं कि इसी बहाने उनको गोल्डन टेंपल के बाहर की इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। तो ये सारी चीजें करके अजीत डोभाल जो थे वो गोल्डन टेंपल के अंदर और बाहर आना जाना स्टार्ट कर देते हैं और मिलिटेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं थी। उनको लगता था कि ये जो आदमी है यानी कि अजीत डोभाल ये बाहर की इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचा रहे हैं जिससे उनकी मदद होगी और उनका ऑपरेशन और अच्छे से होगा। अब इसके बाद अजीत डोभाल ने जब सारी पोजीशंस और डिटेल्स अंदर की इकट्ठी कर ली उसके बाद वो एनएसजी कमांडो को बुलाने के लिए कहते हैं और सेम डे रात में ही IL-76 प्लेन से एनएसजी कमांडो को बुला लिया जाता है और पुलिस की वर्दी में बुलाया जाता है और जो सीआरपीएफ पहले से खड़ी थी उनको रिप्लेस करके उनकी जगह एनएसजी कमांडो आ जाते हैं। अब इसके बाद अजीत डोभाल एनएसजी की जो टीम थी उनको बता दे कि अंदर मिलिटेंट किस लोकेशन पे हैं, कितने हैं, कौन उनमें से लीडर है, प्लान क्या है, सारी चीजें समझा देते हैं। और इसके साथ साथ अजीत डोभाल एक चीज और करते हैं कि अंदर गर्मी बहुत ज्यादा थी तो वो पानी, फूड, इलेक्ट्रिसिटी इसको काट देते हैं और प्लान ये बनाया जाता है कि जब मिलिटेंट्स पानी पीने के बहाने बाहर आएंगे तब उनको निशाना बना के मार दिया जाएगा। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो 15 मई को मिलिटेंट्स का टॉप कमांडर जागीर सिंह पानी पीने के लिए बाहर निकलता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है वहीं पे स्नाइपर उसको गोली मार देते हैं। तो जिस तरीके से पीने के लिए पानी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, गर्मी बहुत थी
और बहुत ज्यादा दिन हो गए थे। इनफैक्ट उनका जो लीडर था उसको भी मार दिया गया था। तो अंदर जो मिलिटेंट्स थे उनका जो मोराल था वो टूट गया था। दूसरी तरफ अजीत डोभाल जो थे वो अंदर भी जा रहे थे और बाहर भी आ रहे थे। तो अंदर जाके उन्होंने मिलिटेंट्स को समझाया कि इस पर्टिकुलर टाइम पे सरेंडर करना सबसे बढ़िया डिसीजन रहेगा, बाकी सरेंडर करने के बाद हम आगे का भी नेक्स्ट प्लान बना सकते हैं। मल्टीपल डिस्कशन के बाद अजीत डोभाल इन सारे मिलिटेंट्स को सरेंडर करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं और फिर 18 मई को सारे जो मिलिटेंट्स थे वो सरेंडर कर देते हैं। बिना हथियार के इतने लोगों को सरेंडर करवाना ये कोई आसान नहीं था और गलती से भी अगर थोड़ा सा भी शक हो जाता अंदर जब जा रहे थे अजीत डोभाल तो उनकी जान जाना तय था। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेके पूरे ऑपरेशन को अच्छे से करने के लिए अजीत डोभाल की बहुत तारीफ होती है।